हेलो गाइस, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक हमने आपकी डिमांड पर ही उठाया है। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ध्यान से समझना, हमें मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? क्या इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है? क्या इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है? अगर हमें ऐसे कोई पूछा जाए तो हमें क्या करना पड़ता है? इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है। क्लियर चीज? क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोसीजर होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। चलो ये तो समझ में आता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। सर, किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, डिटेक्ट करना कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं, ये हो जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? तो मान लो इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई हमें बोले कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिक्स है, नाइट्रोजन एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। अब हमें बताओ कि नाइट्रोजन जो है कितना अमाउंट में यहां पर प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में यहां पर प्रेजेंट है। जब नाइट्रोजन की क्वांटिटी, मतलब किसी एलिमेंट की क्वांटिटी की बात हो जाए, तो हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यह है क्वालिटेटिव, जिसमें एलिमेंट फाइंड आउट किया जाता है और एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी है यह फाइंड आउट किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। क्लियर है चीज? हेडिंग डाल दो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और थोड़ा सा समझो। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक तो कोर एलिमेंट और दूसरे अदर एलिमेंट्स। ध्यान देना, कोर एलिमेंट्स में उन्हें बोल रहा हूं जो मैक्सिमम टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाएंगे, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। हम जानते हैं सर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन हाइड्रोजन तो दिखेगा ही सही मैक्सिमम टाइम। अदर एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो अदर एलिमेंट्स में हम बात करेंगे आज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजेंस की। क्लियर है चीज? अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट है जो भी हम देखेंगे। इन सारे एलिमेंट्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इन सभी के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजेंस के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, और वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। नाम याद करना, लसाइन टेस्ट। क्या नाम है? लसाइन टेस्ट। जी यहां पर साइलेंट होता है। लसाइन टेस्ट लिख दो इसे जल्दी से। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने की, और ये जो लसाइन टेस्ट है वो इन अदर एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए होता है। लिख दो जल्दी से, और पहला पॉइंट डाल दो डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और हेडिंग डाल के समझो, बैठ जाओ अभी थोड़ी देर समझेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सेटअप दिया हुआ है। इस सेटअप में क्या है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। उस टेस्ट ट्यूब में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब CuO लिया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है और उसके साथ में CO लेके उसे हीट कर रहे हैं, हीटिंग दे रहे हैं वहां पर। अभी ध्यान से समझना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है तो वो कार्बन जो है CO के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, तो वो जब CuO के साथ रिएक्शन करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। क्लियर चीज? अब मान लो सपोज कि यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी प्रेजेंट था, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट था, तो मतलब यहाँ पर CO2 भी जनरेट होगी और वाटर की जो स्टीम है या वाटर के वेपर्स हैं वो भी जनरेट होंगे। क्लियर चीज? अच्छा, आगे बात करते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या रियली CO2 प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या रियली में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना? अभी ध्यान देना, हमें ये क्लियर करना है कि ये दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो हमने इसके लिए क्या किया हुआ है, यहां पर देखो, ये हमने लिया हुआ है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस CuSO4 लिया हुआ है। अभी इसका काम क्या है सर? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है ना, वो व्हाइट होता है। क्या होता है ये? व्हाइट या कलरलेस बोल दो, एक ही बात है। व्हाइट बोलो, कलरलेस बोलो, बात एक ही है। अच्छा, दूसरी बात क्या बोल रहे हैं इसमें, जैसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ये व्हाइट है, ये जैसे ही वाटर की स्टीम को एब्जॉर्ब करता है तो ये बना लेता है CuSO4.5H2O। थोड़ा सा बस समझो, अभी लिखिएगा कोई भी नहीं।
कॉपर सल्फेट जब वाटर की स्टीम को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो बना लेता है CuSO4.5H2O, और जैसे ही CuSO4.5H2O बनता है, यहाँ पर जो कलर, ये जो व्हाइट दिख रहा है, ये कलर चेंज हो जाता है ब्लू में, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू। इस वाले कंपाउंड का जो कलर होता है वो होता है ब्लू, और कॉपर सल्फेट जो नॉर्मल होता है एनहाइड्रस, उसका कलर होता है व्हाइट। कलर कैसे चेंज हो गया, इसका रीजन हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लू कलर क्यों हो गया और ये व्हाइट कलर क्यों था। इसका रीजन आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मिल जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं कि अगर यहां पर कलर ब्लू हो गया तो हम डेफिनेटली बोल देंगे कि यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट था। चूंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो वाटर जनरेट हुई, वाटर यहाँ एब्जॉर्ब होकर ब्लू कलर शो कर रहा है। चलो आगे देखते हैं, CO2 की बात करते हैं। CO2 के लिए हमने एक और टेस्ट ट्यूब लगा रखी है। हमने क्या किया, अगर यहां से CO2 प्रोड्यूस हुई तो CO2 आगे जाएगी यहां से, और जैसे ही CO2 यहां पर जाएगी, हमने लिया हुआ है लाइम वाटर। और लाइम वाटर शायद आप बचपन से जानते होंगे जूनियर क्लासेस से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम बोल देते हैं लाइम वाटर। और लाइम वाटर में जब CO2 गैस प्रोड्यूस, मतलब जब CO2 गैस पास की जाती है लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है। मतलब यहां पर एक टर्बिडिटी जनरेट हो जाती है। समझ में आती है? ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा होगा, मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर। तो जब लाइम वाटर में CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पास कर देते हैं वहां से, तो जैसे CO2 यहां से पास होगी, यहां पर मिल्कीनेस, एकदम सफेद दूध जैसा कलर यहां पर हो जाता है, टर्बिडिटी जनरेट हो जाती है। तो हम बोल देंगे अगर यहां पर मिल्कीनेस हो जा रही है तो हम बोल देंगे डेफिनेटली यहां से CO2 जनरेट हुई है, मतलब डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर चीज? हाइड्रोजन हमने डिटेक्ट किया वाटर के रूप में, यहां पर ब्लू कलर हो गया। CO2 जो है कार्बन, जो हमने CO2 के रूप में देखा, और यहां पर मिल्कीनेस प्रोड्यूस हो गई। तो इस तरीके से पूरा सेटअप होता है कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए। सेटअप जो है थोड़ा सा रफ तरीके से अपने हिसाब से बना लो, एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्राम नहीं पूछेगा। मेन पूछना है तो वाटर को किस तरीके से हमने डिटेक्ट किया वो, और लाइम वाटर से CO2 को किस तरीके से डिटेक्ट किया वो वाली बात। दोनों रिएक्शंस में यहां पर लिखवा दे रहा हूं, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटअप बना लो जल्दी से रफ तरीके से। अब मैं रिएक्शंस लिखवा रहा हूं, तो ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं कार्बन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कार्बन कैसे रिएक्शन करेगा? सर कार्बन जब CuO के साथ रिएक्शन करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, Cu जो है वो रिड्यूस हो जाता है कॉपर में। अब रिएक्शन बैलेंस कर दो, कार्बन तो एक ही है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या किया, जो CO2 है वो CO2 जब लाइम वाटर से पास किया, वो जो CO2 है लाइम वाटर से पास किया, तो हमें पता है कि वो मिल्कीनेस देगा। और मिल्कीनेस किसकी वजह से होती है? CaCO3 प्लस वाटर, ये बनता है। तो जो CaCO3 होता है ना, ये व्हाइट होता है, समझ में आता है? तो PPT होता है। अभी ध्यान से समझना, ये एसिड है CO2, ये बेस है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट प्लस वाटर ही बनाएंगे, और जो सोल्ट बन रहा है CaCO3, इसी की वजह से टर्बिडिटी जनरेट होती है। टर्बिडिटी CaCO3 की वजह से ही जनरेट होती है। टर्बिडिटी बोल दो या मिल्कीनेस ऑफ वाटर बोल दो, बात यहां पर एक ही है। लिख दो, ये तो किसके लिए मैंने बात की है? कार्बन के लिए। लिख दो जल्दी से। अब मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन के लिए, ध्यान देना। हाइड्रोजन के लिए क्या रिएक्शन होती है? सर हाइड्रोजन जो है कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, हीट देने पर वो कन्वर्ट हो जा रहा है वाटर में। हाइड्रोजन तो कन्वर्ट हो जा रहा है वाटर में, और क्यूप्रिक ऑक्साइड जो रिड्यूस हो जा रहा है वो रिड्यूस हो जा रहा है कॉपर में। समझ में आती बात? अब वाटर क्या कर रहा है? सर वाटर जो है, ऊपर वाली रिएक्शन चाहो तो बैलेंस कर दो, यहां पर 2 आ जाएगा, बस रिएक्शन बैलेंस है। नीचे क्या बोले, वाटर जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ में CuSO4 के साथ में रिएक्शन करता है। ये व्हाइट होता है, व्हाइट बोलो या कलरलेस बोलो, बात एक ही है ना, व्हाइट या कलरलेस होता है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है CuSO4.5H2O, और जैसे .5H2O बनता है यहां पर कलर हो जाता ब्लू। मैं इसे ब्लू से लिख देता हूं, यहां पर कलर हो जाता है ब्लू। और ब्लू कलर जैसे ही होगा हम क्लियरली बोल देंगे कि वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। ये दोनों रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। लिख दो जल्दी से। तो हमने कुछ नहीं किया, कार्बन को डिटेक्ट किया CO2 के रूप में, हाइड्रोजन को डिटेक्ट किया वाटर के रूप में,
क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं अब अदर एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए। तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट, लिखेंगे डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, ध्यान देना, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स के लिए स्टार पॉइंट डाल के लिख देना, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स के लिए स्टार पॉइंट डाल के लिख देना, फॉर डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, फॉर डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स वी यूज लसाइन टेस्ट, वी यूज लसाइन टेस्ट। लिख दो जल्दी से। अगला स्टार लिखना, इन दिस टेस्ट, इन दिस टेस्ट, इन दिस टेस्ट सोडियम, इन दिस टेस्ट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड। इन दिस टेस्ट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड। ये दोनों स्टार पॉइंट लिख दो और समझो क्या होता है। स्टार पॉइंट लिख दे सभी ने, समझो ध्यान से। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मान लो हेलोजन्स प्रेजेंट है, कि मान लो सल्फर प्रेजेंट है। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में एज ए कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। समझ में आता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो कोवेलेंट होते हैं। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं, तो जब हम इनका सॉल्यूशन बना रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये आयंस के रूप में तो दे ही नहीं रहे। जैसे नाइट्रोजन के आयन के रूप में मिलेगा क्या? नहीं सर, वो तो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो वो आयन के रूप में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। नाइट्रोजन फ्रीली अवेलेबल नहीं है, सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अब जब तक आयन हमारे पास फ्रीली अवेलेबल ही नहीं है, हम उसका डिटेक्शन जो टेस्ट है वो नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? तो जो नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, इनका हमें डिटेक्शन करना है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले कोवेलेंट से हमें आयनिक में बदलना पड़ेगा। क्लियर चीज? और जैसे ही कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक में बदलेंगे, आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में अपना आयंस प्रोड्यूस कर देगा। मान लो सल्फर -2 प्रोड्यूस हो गया, उसका हमें इजीली डिटेक्शन कर सकते हैं। तो वही ध्यान देना, प्रिपरेशन ऑफ लसाइन एक्सट्रैक्ट, इसे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को लसाइन एक्सट्रैक्ट भी बोला जाता है। तो वही लाइन मैंने लिखा रखी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बीइंग कोवेलेंट डज नॉट हैव आयोनाइजेबल ग्रुप, देयरफॉर डायरेक्ट टेस्ट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करते हैं हम? तो हम सोडियम के साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले हीट कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं। समझ में आ रही बात? सोडियम के साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कर देंगे, तो सोडियम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाएगा। क्या बोलेंगे? सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने ध्यान दो, ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? सोडियम डाल दिया और ऊपर से ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया और हीट कर दिया। क्लियर चीज? और जैसे इसे रेड हॉट हीट कर दिया हमने टेस्ट ट्यूब को, इस टेस्ट ट्यूब को फ्यूजन ट्यूब भी बोला जाता है। फ्यूजन ट्यूब में सोडियम डाल दिया, फ्यूजन ट्यूब में ही हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया और इसको हमने रेड हॉट बर्न किया। ठीक है, रेड हॉट बर्न करके हमने सीधा इसे, चाइना डिश होती है जिसमें डिस्टिल वाटर लेते हैं और रेड हॉट ट्यूब को उसमें डाल दिया। क्लियर चीज? और रेड हॉट ट्यूब चाइना डिश में डाल दिया, उसमें ऑलरेडी डिस्टिल वाटर था। अब इसे हम और बॉईल करते हैं, इतना गर्म कर दो कि जो वाटर हमने लिया था वो 2/3 तो उड़ जाए, इतना हमने उसे गर्म किया। क्लियर चीज? तो मुझे बताओ, चाइना डिश में डिस्टिल वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम और वो जो फ्यूजन ट्यूब उसमें रखा हुआ है, हमने पूरा हीट उसे अच्छे से कर दिया, मैक्सिमम वाटर उसमें इवेपोरेट हो गया। अब क्या करो, वो जो बचा सॉल्यूशन उसे फिल्टर में लेके छान लो। तो जो सॉल्यूशन पास हो गया उसको तो जाने दो, जो फिल्टर में ऊपर बचा रह जाएगा, जो फिल्टर में ऊपर बचा रह जाएगा उसे हम बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, और उसे हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर आगे जो टेस्ट करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए, वो उसी एक्सट्रैक्ट से किया जाता है। ध्यान देना, क्या बोला हमने? फ्यूजन विद सोडियम फॉर्म्स सोडियम एक्सट्रैक्ट अ सोल्यूबल सॉल्ट इन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में वो सोल्यूबल होता है। Thus it is always advisable to prepare लसाइन टेस्ट। अच्छा, लसाइन एक्सट्रैक्ट हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए पहले करते हैं। ये लाइन लिख दो जल्दी से। अब प्रोसीजर क्या है? तो जो मैंने अभी आपको बताया वही प्रोसीजर देखो। टू प्रिपेयर लसाइन एक्सट्रैक्ट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज फ्यूज्ड विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्राई सोडियम पीसेस। ड्राई क्यों लेना है? क्योंकि आपको पता है सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा ये ब्लास्ट कर देता है। आप कभी भी सोडियम को उठा के पानी में मत फेंक देना, बचोगे नहीं, ब्लास्ट हो जाएगा वहां पर। ध्यान देना। तो हम क्या कर रहे हैं? सोडियम को ड्राई में ले रहे हैं।
To prepare lysine extract, the organic substance is fused with small quantity of dry sodium pieces in a fusion tube. फ्यूजन ट्यूब में हमने क्या कर दिया, ड्राई सोडियम ले लिया, ऊपर से हमने उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डाल दिया और उसे रेड हॉट जो है बर्न कर दिया। रेड हॉट बर्न करके हमने उसे डिस्टिल वाटर में प्लंज कर दिया, मतलब पटक दिया, मिला दिया उसमें, इन अ चाइना डिश में। अब उसे हम क्या करते हैं, जो कंटेंट है चाइना डिश में, उसे हमने बॉईल कर दिया फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, काफी टाइम तक हमने बॉईल कर दिया, ठंडा करके हमने फिल्टर कर दिया, और फिल्टर करने पर जो हमारे पास मिल रहा है उसे हम बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लसाइन एक्सट्रैक्ट। क्लियर चीज, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सोडियम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके रेड हॉट हीट किया, उस ट्यूब को उठा के डिस्टिल वाटर में पटक दिया, उसे फिर से बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद हमने उसे छान लिया। छानने पर जो हमारे फिल्टर में ऊपर बचा हुआ है वही है हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। क्लियर चीज, अच्छे से। अब आगे हम टेस्ट करेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ में। चलो ये लिख दो जल्दी से, यहां तक ये लिखना है, बस लिख दो इसे। आगे बात करते हैं, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोवेलेंट का अपन क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते, आयनिक कंपाउंड्स का कर सकते हैं, इसलिए हमने सोडियम के साथ हीट करके उसे आयनिक फॉर्म में चेंज किया है पहले। ठीक है, लिख दो। अब आ जाओ जल्दी से, हमने जब सोडियम के साथ हीट किया, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन्स प्रेजेंट थी, हेलोजन को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, और यहां पर हमने टेम्परेचर दिया हुआ है। सोडियम जब हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा NaX, ये है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। क्या है ये? लसाइंस एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ये अगर आपको समझ में आ गया तो टेस्ट बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएगा। अच्छा, जब मैं बात करता हूं सोडियम सल्फर के साथ में रिएक्शन करता है तो वो बनाता है Na2S। अच्छा, और बात करते हैं, जब सोडियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ध्यान देना, नाइट्रोजन और सोडियम का कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कार्बन जो है वो भी साथ में सोडियम के साथ में। जब नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अकेला नाइट्रोजन भी है तो नाइट्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं NaCN, सोडियम साइनाइड। आपको याद कैसे रखना है? आपको याद रखना है कि सर सोडियम जो है, नहीं, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन सोडियम के साथ अकेले नहीं जाता है, साथ में कार्बन को भी लेके जाता है। नाइट्रोजन जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो अपने साथ में कार्बन को भी लेके जाता है, आपको ये याद रखना है। हो जाएगा सोडियम साइनाइड, हम तो वैसे भी याद कर लेंगे, चलो चलेगा, वैसे भी चलेगा। अब मैं बात करता हूं, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, अब चूंकि नाइट्रोजन अकेला नहीं जाएगा, वो तो कार्बन को लेके जाएगा, तो ये जो ध्यान देना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है तो वहां पर जो हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है वो बनता है सोडियम थायोसाइनेट। लिख दो, ये सोडियम हैलाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम साइनाइड, और ये नाम है सोडियम थायोसाइनेट। इसका मैं नाम लिख रहा हूं, सोडियम थायोसाइनेट। लिख दो जल्दी से, सोडियम थायोसाइनेट। लिख दिया जल्दी से, इसे याद भी कर लो। क्या हमने याद किया? सर हैलाइड से तो सोडियम हैलाइड बन जाएगा, अगर सल्फर तो सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, नाइट्रोजन अकेला नहीं जाएगा सर, साथ में कार्बन को भी लेके जाएगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन मिलके NaCN बना देंगे। अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो NaHCN बनेगा, सोडियम थायोसाइनेट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ये तो हमारे पास क्या बन गया, ये सारे के सारे आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है और इसे हम बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, जो हमने फिल्टर करके लिया हुआ है। अब इसके साथ में ही आगे फर्दर टेस्ट किया जाएगा। क्लियर चीज? अच्छा, चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं NaX के साथ में टेस्ट करने की, मतलब हमें डिटेक्शन ऑफ हैलाइड्स। पहला पॉइंट लिख दो, डिटेक्शन ऑफ हेलोजन्स। डिटेक्शन ऑफ हेलोजन्स, हेलोजन्स मतलब ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो ध्यान देंगे, डिटेक्शन ऑफ हैलाइड्स में हमने सबसे पहले क्या देखा अभी, सर जब सोडियम को अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन्स प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली वो NaX बना देगा। अब आगे हमें जो टेस्ट करना है वो इस NaX के साथ में करना है। पहला टेस्ट देखते हैं, इसमें दो टाइप के टेस्ट हमें पढ़ने हैं। पहला टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, Ag, सुनो जी, AgNO3 टेस्ट, ध्यान देना,
AgNO3 टेस्ट। AgNO3 टेस्ट, इसमें क्या करते हैं सर, हम सबसे पहले सोडियम हैलाइड जो हमारे पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा देते हैं। अब ध्यान देना, AgNO3 के साथ जब रिएक्शन होगी तो Ag और X मिलके AgX बना देंगे, AgCl, AgBr, AgI, समझ में आती बात। और ये NaNO3 बना देगा, NaNO3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा आ जाओ जल्दी से आगे। सर ये जो AgX है ना, ये बनेगा PPT। AgX क्या होता है? PPT बनता है, AgCl, AgBr, AgI। अब यहां पर तीन पॉसिबिलिटी है कि अगर ये तीन पॉसिबिलिटी है, अगर ये AgCl बना, अगर ये व्हाइट PPT बना, मान लो कलर तुम्हें व्हाइट दिखा, तो व्हाइट PPT मतलब समझ में आना चाहिए कि वहां डेफिनेटली AgCl बना होगा। अगर व्हाइट नहीं, पेल येलो बना, पेल येलो, तो हम बोलेंगे वहां पर AgBr बना होगा। और अगर वहां पर डार्क येलो बना है, PPT का जो कलर है, PPT थोड़ी चिल्ला के बोलेगा कि मेरे पास जो है AgCl है, हमें तो कलर देख के समझ में आएगा। अगर व्हाइट कलर का PPT बना हम बोल देंगे AgCl है, अगर पेल येलो कलर का PPT बना हम बोल देंगे AgBr है, अगर डार्क येलो कलर का जो PPT बना तो हम बोल देंगे वहां पर AgI प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में? अच्छा, और हमें और अच्छे से कंफर्मेशन करना है तो इनको सबको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डुबो के देखो। जैसे समझो, अगर हमने इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाला और अगर ये सोल्यूबल हो गया, अगर जो हमारा AgX है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल हो गया, तो हम बोल देंगे वो डेफिनेटली AgCl है। कलर भी व्हाइट दिख रहा था और सोल्यूबल भी हो रहा है, डेफिनेट अब तो क्लियर हो चुका है, 100% क्लियर हो गया कि सर वो AgCl रहेगा, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया था उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है। आ जाओ इस पे। हमने क्या किया, AgBr जो पेल येलो दिख रहा था, बट हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी था कि क्या ये AgBr ही है। हमने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डुबो के देखा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देखा इसे, तो ये जो है पार्शियली सोल्यूबल हुआ, पार्शियली बोलो चाहे इसे मैं स्पेरिंगली बोल देता हूं, एक ही बात है, स्पेरिंगली सोल्यूबल। ये वर्ड भी आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में सुना होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल। ध्यान देना, अगर वो जो PPT हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाला और वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है तो डेफिनेटली वो क्या है, AgBr, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने शुरू में लिया था उसमें ब्रोमीन प्रेजेंट है। आ जाओ इस पे। अगर AgI बना होगा और हमने उसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डुबो के देखा तो वो क्या आ जाता है, नॉन सोल्यूबल या इनसोल्यूबल। वो क्या रहता है, इनसोल्यूबल रहता है, लिख दो। तो PPT के कलर से भी हमें समझ में आ जाएगा कौन सा वहां पर हेलोजन प्रेजेंट है। अगर कलर से नहीं समझ में आ रहा है तो उसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डुबो के देखो, सोल्यूबल हो रहा है तो AgCl है। अगर स्पेरिंगली पार्शियली सोल्यूबल हो रहा है तो हम बोलते हैं AgBr है। अगर बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं हो रहा, एज इट इज PPT के रूप में पड़ा हुआ है उसमें अंदर, तो हम बोल देंगे वो AgI है। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है, लिख दो। अब इस वाले टेस्ट में एक प्रॉब्लम क्या होती है वो भी ध्यान देना। इस वाले टेस्ट में एक प्रॉब्लम होती है, उसे स्टार पॉइंट डाल के लिखना। अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, इफ नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, अगर जब नाइट्रोजन ऑल्सो प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हमें पता है सर नाइट्रोजन भी सोडियम के साथ में रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन जो है सोडियम के साथ रिएक्शन करता है लेकिन कार्बन को लेके जाता है साथ में, तो ये बना देता है NaCN। समझ में आ रही बात? और जैसे ही तुमने ध्यान दो, तुमने तो क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके रेड हॉट ट्यूब में डाल के सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया, तुम्हें तो क्या लगा हमारे पास NaX आया होगा, लेकिन NaX के साथ साथ में तुम्हारे पास और कौन आ गया, NaCN भी आ गया। बात समझ में आ रही है? अब ये जो NaCN है ना, जब अपन AgNO3 डालते हैं तो ध्यान देना, AgNO3 जब हम डालते हैं तो ये NaCN है ना बीच में टांग अड़ाता है। देखो NaCN जो है उस AgNO3 के साथ में रिएक्शन कर जाता है, क्या बना देता है, AgCN बना देता है। अब ये AgCN है ना, ये भी PPT बनता है और उधर से बचा तुम्हारे पास NaNO3। यार हम तो केवल फाइंड आउट कर रहे थे हेलोजेंस को, ये तो बीच में जो है लफड़े करते रहे NaCN। तो ध्यान दो, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, इसका PPT बन ही नहीं पाए, हम क्या करते हैं, जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना रहे होते हैं NaCN, जब NaCN बना रहे होते हैं, हमें पता है कि यार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में शायद नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड
HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 पहले से डाल देते हैं। तो ध्यान देना, लिखना इफ नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट देन ये रिएक्शन। अब इसमें क्या है, ये जो AgCN है ना, ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, लिखना टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, टू रिमूव दिस प्रॉब्लम वी यूज कंसंट्रेटेड HNO3। टू रिमूव दिस प्रॉब्लम वी यूज कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है ना। कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करता है कि जो NaCN बना था सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, जो NaCN बना था HNO3, उसके साथ रिएक्शन करता है और बना देता है HCN प्लस NaNO3। अब हमें पता है कि सर इनमें से दोनों में से कोई भी PPT नहीं बनाता, समझ में आ रही बात। अब हमने क्या किया था ना, जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना था, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हमने जब फिल्टर किया था, फिल्टर में वही बंदा रहेगा जो PPT है, जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व है वो तो सॉल्यूशन में नीचे पास हो जाएगा, समझ में आती बात। तो मुझे बताओ, ये भी सॉल्यूशन में पास हो जाएगा, ये भी सॉल्यूशन में पास हो जाएगा, तो हमारे पास जो लास्ट में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बचेगा वो केवल और केवल बचेगा NaX। NaCN तो आ ही नहीं पाएगा, वो तो फिल्टर हो जाएगा, समझ में आ गया। दोबारा सुनो, सर हमने हेलोजेंस का टेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में हमने सोडियम डाल के हिट किया। अब उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट था तो NaCN भी बना और NaX भी बना। अब हम चाहते हैं कि केवल NaX हमारे पास रहे, NaCN नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, NaCN इस वाले जो मिक्सचर है उसी में साथ में कंसंट्रेटेड HNO3 भी डाल देंगे। कंसंट्रेटेड HNO3 इसके साथ रिएक्शन करके HCN बना देगा और NaNO3 बना देगा, इसके साथ में कोई भी रिएक्शन वो नहीं करेगा। ठीक है ना। अभी क्या होगा, ये जो है ये तो PPT नहीं बन पाएगा, क्योंकि पहले NaCN HNO3 के साथ रिएक्शन करके PPT बना पा रहा था। अब NaCN तो बचा ही नहीं, वो तो नीचे फिल्टर होके नीचे चल गया। अरे बात समझ में, जो हमने फिल्टर किया सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो हमने बनाया फिल्टर करने पर, वहां पर केवल NaX आएगा, NaCN नहीं आ पाएगा। NaCN तो नीचे पास हो जाएगा फिल्टर करने पर, बना लो। तो इस तरीके से पहला टेस्ट हमने पढ़ा AgNO3 का, वहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो कंसंट्रेटेड HNO3 मिला देंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लगा देना 3 स्टार। टू रिमूव दिस प्रॉब्लम वी यूज कंसंट्रेटेड HNO3, और अपनी लैंग्वेज में लिख देना कि कंसंट्रेटेड HNO3 इसको डिसॉल्व करवा देता है। ये भी सोल्यूबल होता है और ये भी सोल्यूबल होता है। जब सोल्यूबल होगा PPT बनेगा ही नहीं, तो हमारे पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के रूप में केवल NaX आएगा। तो NaX में AgNO3 डाल दो, तुम्हें आगे रिएक्शन समझ में आती है। ठीक है ना। चलो आ जाओ दूसरे टेस्ट पे। दूसरा टेस्ट हमने पहला तो पढ़ा AgNO3, दूसरा टेस्ट जो है ये NCERT में नहीं दिया है, ये वाला टेस्ट NCERT में नहीं दिया है, लेकिन हमें समझना है, इंपॉर्टेंट है, आता है, ध्यान देना। इसे बोला जाता है लेयर टेस्ट। क्या बोला जाता है, लेयर टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, ध्यान देना, हमने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट NaX तो पहले बनाए रखा है, ये तो हमारे पास है ही सरी, पता है ना, ये तो है, ये तो है हमारे पास। इसमें AgNO3 डाल दोगे तो पहले वाला टेस्ट हो गया। अब इसमें AgNO3 नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, मान लो NaX को हमने CCl4 में डुबो दिया, तो यहां पर X नेगेटिव रहेगा, समझ में आता है। NaX की बजाय क्या रहेगा, NaX जो यहां पर डिसॉल्व होगा तो X नेगेटिव बना देगा। अभी ध्यान से समझना, ऊपर से मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैंने Cl2 गैस प्रोवाइड की, तो सपोज मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एक बार मैंने ले लिया Br नेगेटिव है और दूसरी बार मैंने ले लिया यहां पर CCl4 में I नेगेटिव है। ध्यान देना, इंपोर्टेंट टेस्ट है, ध्यान से समझेंगे। क्या हो रहा है, अगर मान लो यहां पर सॉल्यूशन जो हमने CCl4 के साथ बनाया था NaX का, उस NaX में X जो है वो Br नेगेटिव है, तो यहां पर Br नेगेटिव प्रेजेंट है। उस NaX में अगर I नेगेटिव है तो यहां पर जो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, I नेगेटिव। अब क्या होता है, उस सॉल्यूशन में अगर ऊपर से मैंने Cl2 गैस पास की, ऊपर से Cl2 गैस यहां पर प्रोवाइड की, तो Cl2 इस ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कर जाता है, Br नेगेटिव के साथ में। ध्यान देना, यहां पर NaBr था, तो NaBr के साथ में Cl2 जो है वो रिएक्शन कर जाती है। और आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा कि Cl2 ब्रोमीन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है, और डिस्प्लेस कैसे करती है, Br2 के रूप में। क्योंकि ये Br नेगेटिव है, Br नेगेटिव से जा रहा है वो जीरो में, मतलब Br यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और Cl जो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है NaCl में। समझ आती है रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर हम बोलते हैं जो Cl2 है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में Cl2 जो है
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ब्रोमीन उससे कम ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो यहाँ पर Cl2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और NaBr जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है Br2 में। समझ में आती बात? अब ध्यान देना, हमें किससे पता चला कि यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट था? तो जैसे ही Br2 बनेगा, Br2 का कलर हमें पता है क्या होता है सर, Br2 का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन पीपीटी होता है, रेड ब्राउन कलर होता है। ब्रोमीन का जो कलर होता है रेड ब्राउन। अगर आपको यहां पर रेड ब्राउन कलर की लेयर दिख जाए, तुम बोलोगे सर ये तो गैस है, उड़ जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, ऐसा भी डाउट आ सकता है तुम्हें। तो मैं बोलूंगा कि यार जो ब्रोमीन है ना नॉन पोलर है। क्या है ये? नॉन पोलर। CCl4 हमने इसलिए लिया है कि नॉन पोलर इज डिजोल्व इन नॉन पोलर, लाइक डिजोल्व्स लाइक, जानते हैं भी आप। तो जो ब्रोमीन है Br2 CCl4 में डिजोल्व रहेगा, वो उड़ने ही नहीं देगा, उसे डिजोल्व रहेगा। लेकिन चूंकि जो Br2 है वो डिजोल्व तो है लेकिन उसका कलर तो शो होगा, तो उसकी वजह से यहां पर हमें एक लेयर दिख जाती है रेड ब्राउन कलर की। ये रेड ब्राउन कलर की जो लेयर अगर बन गई तो हम बोल देंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट था उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में Br एलिमेंट प्रेजेंट था, ब्रोमीन प्रेजेंट थी। क्लियर है चीज? अच्छा इधर की बात करते हैं, ये लिख दिया आपने। अच्छा इधर की बात करते हैं, अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में I नेगेटिव प्रेजेंट था तो I नेगेटिव को Cl2 क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आती बात? Cl2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर अगर NaI के साथ में Cl2 की रिएक्शन होती है, तो NaI के साथ में जब Cl2 की रिएक्शन होती है तो ये बना देता है NaCl प्लस I2। रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई होने पर रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अभी जो I2 होती है इसका कलर ही होता है वॉयलेट। आयोडीन का कलर क्या होता है? वॉयलेट या पर्पल भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर, ध्यान देना। अगर आपको यहां पर वॉयलेट कलर की लेयर दिख जाए, वॉयलेट कलर की लेयर अगर मुझे यहां दिख गई तो मैं डेफिनेटली बोल दूंगा कि यहां पर I नेगेटिव प्रेजेंट था। I नेगेटिव प्रेजेंट था मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन प्रेजेंट थी। तो इस तरीके से हमने हेलोजेंस के टेस्ट देखे। हमने देखा AgNO3 डाला तो पीपीटी बन गया, व्हाइट, पेल येलो और डार्क येलो। हमने लेयर टेस्ट किया तो लेयर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेयर टेस्ट में हमने क्या किया, जब Cl2 गैस पास की तो यहाँ पर रेड ब्राउन पीपीटी दिख गई, रेड ब्राउन पीपीटी दिख गई तो हम बोल देंगे वहां पर ब्रोमीन प्रेजेंट थी। अगर वॉयलेट कलर की पीपीटी, यहाँ पर वॉयलेट कलर की लेयर दिख गई तो हम बोल देंगे वहां पर आयोडीन प्रेजेंट थी। हो जाएगा? ये लिख दो जल्दी से दोनों रिएक्शंस को। और हमें पता ही है कि Cl2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन एंड ब्रोमीन। ये आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, बना लो इसे। CCl4 हमने इसलिए लिया है ताकि वो आयोडीन को डिसॉल्व रखे, आयोडीन उड़ जाएगी तो कलर ही नहीं आएगा यहाँ पर। समझ में आती बात? कलर रखने के लिए हमने CCl4 लिया ताकि डिसॉल्व रहे और हमें उसका कलर यहाँ पर दिख जाए। इसे बोला जाता है लेयर टेस्ट। तो इस तरीके से हमने क्लोरीन की बात की। आगे हम बात करेंगे सल्फर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की। चलो समझते हैं, आ जाओ। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सेकंड पॉइंट है हमारे पास। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या करते हैं इसमें सर? सबसे पहले तो सोडियम की रिएक्शन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कराई। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, वो अकेला नहीं जाएगा, कार्बन लेके जाएगा साथ में और NaCN बना देगा, सोडियम साइनाइड बन जाएगा। सोडियम साइनाइड इड, सोडियम साइनाइड जब हम बात कर रहे हैं इसके लिए एक ही टेस्ट है और इंपॉर्टेंट है। सोडियम साइनाइड की रिएक्शन जब फेरस सल्फेट के साथ कराई जाती है, किसके साथ? फेरस सल्फेट के साथ करवाई जाती है, तो ये बना देते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड। क्या बना देते हैं? सोडियम फेरोसाइनाइड। ये बना देते हैं Na4FeCN का होल 6 और इसका नाम इंपॉर्टेंट है सोडियम फेरोसाइनाइड। सोडियम फेरोसाइनाइड लिख दो जल्दी से, लिख दो सभी। सोडियम साइनाइड की जब रिएक्शन FeSO4 के साथ कराई जाती है तो वो बन जाता है सोडियम फेरोसाइनाइड। सोडियम फेरोसाइनाइड में आगे ध्यान देना, जब सोडियम फेरोसाइनाइड में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, क्या डाल देते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 जब डालते हैं तो यहां जो आयरन है, यहां हमें पता है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। ये जो आयरन +2 है, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स थे, उन 100 मॉलिक्यूल्स में से 20-30 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें? +3 में। ये जो +2 है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है +3 में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में +3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, +3।
अब मान लो 100 मॉलिक्यूल में से 20 जो है वो Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो गए, अभी 80 तो बचे हुए हैं ना, 80 बचे हुए हैं, तो ये जो 20 ऑक्सीडाइज हुए ये Iron+3 उसके साथ रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बना देता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। सोडियम फेरोसाइनाइड के साथ जो Fe+3 रिएक्शन करता है तो बनाता है फेरोफेरीसाइनाइड। क्या बनाता है? फेरोफेरीसाइनाइड। ध्यान देना, याद भी कैसे करना है, ऐसे देखो, क्योंकि ये आयरन जो है बाहर वाला है +3 में रहेगा, और ये वाला जो +2 में रहेगा, ये +2 है -6 है, तो यहाँ पर -4 आएगा। समझ में आता है? ये आयरन +2 में प्रेजेंट है, साइनाइड 6 माइनस है, ओवरऑल यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर डब्बे के ऊपर -4। अब ध्यान देना, ये जब +3 और -4 दोनों आपस में रिएक्शन मतलब जब कंपाउंड बनाते हैं तो 4 तो जाएगा इसकी चरणों में, ये जो +3 इसकी टोपी ये कहाँ जाएगा? इसके चरणों में। ध्यान देना, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये वाला कंपाउंड बनेगा Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। कैसे बना समझ में आ गया? 3 आया Iron+3 से, ये 4 आया इस कंपाउंड के ऊपर -4 से। इस कंपाउंड को बोला जाता है, इस कंपाउंड को बोला जाता है फेरोफेरीसाइनाइड। फेरोफेरीसाइनाइड लिख दो। फेरोफेरीसाइनाइड का एक पर्टिकुलर कलर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, लिख देना प्रूशियन ब्लू। मैं ब्लू से लिख रहा हूं इसे, प्रूशियन ब्लू लिख दो जल्दी से, इसे बोला जाता है प्रूशियन ब्लू, लिख दो जल्दी से। प्रूशियन ब्लू कलर का मैं एक फोटो आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा वीडियो में, लिख दो जल्दी से। हमने क्या देखा सर, सोडियम साइनाइड की रिएक्शन FeSO4 के साथ करवा देंगे तो सोडियम फेरोसाइनाइड बनेगा। सोडियम फेरोसाइनाइड में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो कुछ आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा +3 में, वो +3 वापस उसके साथ रिएक्शन करके फेरोफेरीसाइनाइड बना देगा, फेरोफेरीसाइनाइड बना देगा। क्लियर है? कैसे याद रखेंगे सर? सबसे पहले हमने सोडियम साइनाइड में फेरस सल्फेट डाला, एक ही आयरन डाला तो फिर सोडियम फेरोसाइनाइड बन जाएगा। जब उसी में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो कुछ आयरन ऑक्सीडाइज हो गए +3 में, अब हमारे पास आयरन +3 भी प्रेजेंट है, आयरन +2 भी प्रेजेंट है, 2 आयरन है, तो फेरोफेरीसाइनाइड लास्ट में। और प्रूशियन ब्लू तो बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, बहुत ब्यूटीफुल कलर भी होता है, लिख दो फेरोफेरीसाइनाइड। हो जाएगा ये? चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ सल्फर की। डिटेक्शन ऑफ सल्फर में ध्यान देना, अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना है हमें, तो सल्फर की रिएक्शन करवाई जाएगी सोडियम के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर तो रहेगा। जब सोडियम और सल्फर आपस में रिएक्ट करेंगे, रेड हॉट हम जब गर्म कर देते हैं इसे, तो ये बना देता है Na2S, सोडियम सल्फाइड। ये हमारे पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है जिसे हमने फिल्टर करके बाहर लिया हुआ है। इस फिल्टर की रिएक्शन Na2S की रिएक्शन जब हम करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड फिर से सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मैं लिख रहा हूं, पहले ध्यान देना, CN का होल 5 NO, तो यहां पर ये हो जाएगा Na2, लिख दो Na2 FeCN का होल 5 NO। आयरन ध्यान देना, यहां पर ये NO जो है ये +1 में प्रेजेंट होता है, ये +1 में प्रेजेंट है, तो देखो आयरन किस में प्रेजेंट है सर? 2 + X, ऐसे देखना 2 + X -5 + 1 = पूरे कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0। कितना आ गया ये सर? 2 और 1 3, और इधर से तो X बराबर आ जाएगा +2। इंपॉर्टेंट है, यहां आयरन किस में प्रेजेंट है सर? +2 में प्रेजेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसे बोला जाता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये लिख दो, मैं हटाऊंगा। Na2 FeCN का होल 5 NO, और ये जो NO होता है यहां पर +1 में प्रेजेंट होता है। ये यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी आप सीखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, बट मैं यहां पर बता दे रहा हूं आपको, ये मैंने आपको रेडॉक्स में भी पढ़ाया हुआ है। हटा रहा हूं अब इसे, ध्यान देना, इसका नाम लिख देना, इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या नाम है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, है ना? ध्यान देना, ध्यान देना। पहले ही इसमें दो, सल्फर में हम 2 तरीके की रिएक्शंस पढ़ेंगे, 2 तरह के टेस्ट होता है, तो मैं पहला लिखा रहा हूं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, लिख देना यहां पर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये पूरा नाम यहां लिख देना। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में हमने जब सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ कराई
तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा दो सोडियम यहां से, दो यहां से, Na4 बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास Na4 और अंदर आ जाएगा सल्फर, तो Na4 FeCN का होल 5 और ये बनेगा NOS, लिख दो। ये तो था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसका नाम चाहो तो लिख देना सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, या कहीं कहीं पर सोडियम सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड भी दिया रहता है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम तो ये वाला इंपॉर्टेंट था, इसका जो कलर है वो इंपॉर्टेंट है। इसका जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट, इसका जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट। अगर वॉयलेट कलर का पीपीटी तो में दिख गया तो हम क्या बोल देंगे, वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट था। कुछ नहीं किया सर, सोडियम की सल्फर के साथ हिट किया तो ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट Na2S में नाइट्रोप्रोसाइड मिला दिया तो बना वॉयलेट कलर। अगर वॉयलेट कलर मिल गया तो हम बोल देंगे वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट था, नहीं मिला तो हम बोल देंगे नहीं प्रेजेंट है, सल्फर नहीं प्रेजेंट है, किसी और के लिए टेस्ट करेंगे, फिर हो जाएगा ये। अच्छा, ये तो था पहला टेस्ट। दूसरी में बात कर रहा हूं, दूसरे टेस्ट में क्या करते हैं, दूसरा टेस्ट कर रहे हैं जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की रिएक्शन हम कराते हैं लेड एसीटेट के साथ। सर इतनी सारी चीजें याद हो जाएंगी, सब याद हो जाएंगी। अभी देखना अपन जो पढ़ रहे हैं, ये पहली बार पढ़ रहे हो आप, पहली बार में आपको मैं सारी चीजें बिगर फॉर्म में पढ़ा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा। जब सारा पढ़ने पर हम शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। यह है लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट टेस्ट में हम क्या करते हैं कि सर जो Na2S बना था सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, उसकी रिएक्शन करा देते हैं लेड एसीटेट के साथ CH3COO का होल ट्वाइस के साथ। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ होता यह है कि PbS ये बनाता है PbS और ये बना देते हैं 2CH3COONA। तो ये तो था, ये क्या है, सोडियम एसीटेट है। ये जो PbS है ना, PbS, इसका कलर होता है ब्लैक PPT होता है। PbS का जो कलर होता है वो ब्लैक PPT होता है, लेड सल्फाइड बोला जाता है। लेड सल्फाइड ब्लैक कलर की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कुछ नहीं किया, देखो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, अब जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने आज जो पढ़ा ना थोड़ा बहुत, उसमें हमने पढ़ा कि सर कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन वाटर में, ये तो समझ में आ गया था। वाटर हमने देखा सर व्हाइट से वो ब्लू में हो जाता है, कॉपर सल्फेट। CO2 हमने देखा मिल्कीनेस हो जाती है, चाहो तो लिख देना ब्लू। यहां हमने बात की थी मिल्कीनेस। फिर हमने बात की हेलोजेंस की, हेलोजेंस में AgX PPT बना था, AgX व्हाइट, पेल येलो, डार्क येलो, क्लियर है, भी लिख देना चाहो तो व्हाइट, पेल येलो, डार्क येलो। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए। सर नाइट्रोजन के लिए हमने जो टेस्ट किया उसमें हमने डाला था फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आगे जो बनाया था फेरी फेरोसाइनाइड, ये इंपॉर्टेंट है, फेरी फेरोसाइनाइड। फेरी फेरोसाइनाइड जो बना था उसका कलर था प्रूशियन ब्लू। यही तो था, यही तो पढ़ाया आज हमने, अभी बन जाएगा ये भी, ठीक है। हमने बात की सर सल्फर की। सल्फर के केस में हमने देखा सर दो तरीके की टेस्ट है। अगर हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला तो वॉयलेट कलर मिलेगा, तो चाहो डाल दो SNP, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड SNP, और उसमें हमें मिला वॉयलेट कलर। शॉर्ट में लिखोगे तो बहुत चीजें बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगी। फिर हमने देखा सर लेड एसीटेट मिला दो, लेड एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Pb, ये मिला दिया, लेड एसीटेट मिला दिया तो PbS बनता है और PbS होता है ब्लैक। इतना सा तो टेस्ट पढ़ना है, ऐसे शॉर्ट में लिख दोगे तो आपको बड़ा सा टेस्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपको आंसर समझ में आ जाएगा। हाँ, फेरी फेरोसाइनाइड का जो बड़ा सा स्ट्रक्चर था Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, वो याद होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। ये तो हो गया। अब एक हमने ये भी बात की थी कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, तो वो भी लिख देना। अभी हमने बात की थी, नोट डाल के लिख दो, नोट डाल के लिख देना, इफ सल्फर एंड नाइट्रोजन बोथ आर प्रेजेंट, सल्फर और नाइट्रोजन बोथ आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट है, तब क्या करेंगे सर, सल्फर नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है तो हमने बात की थी सर सोडियम जब है
सल्फर और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन भी साथ में जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अकेला नहीं जाता, ये बना देता है NaSCN। यहां तक तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया। अब आगे देखते हैं NaSCN। NaSCN जब मैं बात कर रहा हूं फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां पर भी मिला देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां पर भी मिला देते हैं। अभी ध्यान देना क्या रिएक्शन होती है यहां पर सर, आयरन जो है, आयरन उस HCN के साथ में रिएक्शन करता है, आयरन उस HCN के साथ रिएक्शन करता है, यहां पर +3 बन जाता है, +3, ध्यान देना, सॉरी +3 नहीं, आयरन किस में प्रेजेंट था सर, +3 में प्रेजेंट था, +3 में जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो +3 यहां पर है, ये जो थायोसाइनेट होता है इसके ऊपर -1 होता है, यहां +3 यहां पर -1 तो यहां आएगा +2, ये बनता है। और ये जो होता है +2, इसका कलर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम थायोसाइनेट में जब फेरिक क्लोराइड मिला देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम कंसंट्रेटेड एसिड तो ये बनता है ब्लड रेड। क्या बनता है ये? ब्लड रेड, आर्टिफिशियल ब्लड बनता है, ये एकदम ब्लड की तरह रेड दिखेगा, आर्टिफिशियल ब्लड की तरह भी इसे यूज किया जाता है इस कॉम्प्लेक्स को, तो आपको याद भी रखना है। कहीं कहीं पर ऐसा भी दे देते हैं कि +2 हटा देगा वो और Cl2 जो यहां पर जोड़ देगा, तो Cl2 जोड़ेगा, क्योंकि +2 था, एक Cl के ऊपर माइनस है तो 2 Cl2 मतलब Cl2 यहां पर जोड़ देगा। इस तरीके से भी आपको दिया रहेगा, लिख दो ब्लड रेड PPT, ब्लड रेड बनता है यहां पर। जब आयरन मतलब जब हम सोडियम थायोसाइनेट की रिएक्शन फेरिक क्लोराइड के साथ करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमें मिलता है ब्लड रेड, लिख दो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा याद। अभी तक का हमने जितना भी पढ़ा है ना बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। देखो वापस आ जाओ इस पे, क्या दिक्कत है इसमें सर? यही तो पढ़ा हमने। सोडियम जो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ वॉयलेट कलर देगा, लेड एसीटेट के साथ में ब्लैक कलर देगा, नाइट्रोजन फेरोफेरिसाइनाइड बनाएगा किसके साथ में? फेरस सल्फेट के साथ में। जब इसमें FeSO4 मिला देते हैं फिर आगे अपन कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला देते हैं तो फेरोसाइनाइड बना देता है प्रूशियन ब्लू, ये नाम इंपॉर्टेंट है। फिर AgX वाला हमने देखा था, व्हाइट, पेल येलो, डार्क येलो, हाइड्रोजन वाटर के रूप में, कार्बन जो है CO2 के रूप में, हो जाएगा। लास्ट टेस्ट हमारे पास बचा हुआ है फास्फोरस, लिख देते हैं उसे भी, आ जाओ। चलो अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हमें दिया हुआ है फोर्थ, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, और ये लास्ट पॉइंट है, ध्यान से समझना। लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे पूरा अच्छे से, ध्यान देना। फास्फोरस की मैं बात कर रहा हूं, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, तो ध्यान देना। फास्फोरस अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं सबसे पहले Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड के साथ। अब सोडियम पेरोक्साइड जो होता है ना, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ये सर? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे ऑक्सीडाइज कर देता है किस में? सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 में, लिख देना। Na3PO4 में सोडियम फॉस्फेट बन जाता है, मतलब फॉस्फोरस जो है वो Na3PO4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, लिख देना। सोडियम फॉस्फेट बोलते हैं इसे। अब ये जो सोडियम फॉस्फेट है Na3PO4, जब इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ कराई जाती है तो यहां से बन जाता है तुम्हारे पास H3PO4, हाइड्रोजन फॉस्फेट, या मैं बोल दूं फॉस्फोरिक एसिड, ये बना देगा NaNO3। रिएक्शन में बैलेंस चलो करवा देते हैं। सर यहां पर 3 हाइड्रोजन तो यहां 3 सोडियम है तो यहां पर भी 3 हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं भी करो तो भी चलेगा, हमें समझ में आता है। सोडियम फॉस्फेट जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो H3PO4 बन जाता है हाइड्रोजन फॉस्फेट, या फॉस्फोरिक एसिड भी इसे बोला जाता है, H3PO4। H3PO4 की रिएक्शन एक बड़ा सा कंपाउंड होता है, ध्यान देना, कहने के लिए बड़ा है, अमोनियम मोलिब्डेट। क्या नाम है? अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट जब इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है, साथ में हम HNO3 भी लेते हैं, साथ में HNO3 भी लिया जाता है। जब इन तीनों की आपस में रिएक्शन की जाती है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो एक बड़ा सा कंपाउंड बनता है। अब वो बड़ा सा कंपाउंड क्या बन रहा है? ध्यान देना सर, अमोनियम मोलिब्डेट है, साथ में फॉस्फेट है, तो यहां बनता है अमोनियम, यहां बन जाता है अमोनियम
मोलिब्डेट 12MoO3। ध्यान देना H3PO4 होता है ना, ऐसे NH4 का होल थ्राइज होता है ये, NH4 का होल थ्राइज PO4.12MoO3। तुम्हें इसका अगर स्ट्रक्चर नहीं भी पता ना तो भी चलेगा, लेकिन इसका जो नाम, इसका जो कलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ये तो नाम है, इसका जो कलर है वो कलर होता है कैनरी येलो। क्या होता है? कैनरी येलो। ये स्पेशल टाइप का जो कलर होता है कैनरी येलो। और कैनरी येलो जो ये जो कंपाउंड बना इसका कलर तो है कैनरी येलो। इसका रिलेशन 1877 की क्रांति से है। तुम बोलो सर हमने 1857 की क्रांति तो सुनी है, ये 1877, तो ध्यान रखना इस कंपाउंड का रिलेशन 1877 1877 1877 की क्रांति से इसका रिलेशन है, याद हो जाना चाहिए। अब ये क्यों याद होना चाहिए? तो ध्यान देना इसका जो मोलर मास है ना, इसका जो मोलर मास है वो होता है 1877। प्रेसिडेंट बोल रहा है ओ अच्छा ऐसा है क्या, हम सोच रहे 1877 में ये क्या करने गया था। याद रखना मोलर मास इसका होता है 1877। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। अच्छा एक चीज और याद रखनी है हमें कि इस अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में फॉस्फोरस कितना है? 1 मोल। अगर इस पूरे कंपाउंड का मैंने 1 मोल लिया तो फॉस्फोरस भी 1 मोल प्रेजेंट है उसमें। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मोलर मास भी क्यों याद करा रहा हूं? जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसका मोलर मास भी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। और कितने फॉस्फोरस हैं? सर 1 फॉस्फोरस प्रेजेंट है, समझ में आता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो लिख दो इस तरीके से, ये था अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट की रिएक्शन जब करवाई जाती है HNO3 और H3PO4 के साथ तो बनता है कैनरी येलो कलर। कैनरी येलो कलर जो बनता है उसका मोलर मास होता है 1877। साथ में एक दो कंपाउंड और बनते हैं वो भी लिख दो, बट कोई पूछेगा नहीं। ये बनता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 प्लस वाटर। अमोनियम नाइट्रेट और वाटर बनता है। इसका नाम चाहो तो लिख देना, इसका नाम हमने लिखा है अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट लिख दो जल्दी से। और इसका मोलर मास 1877 हमें याद रहेगा। तो आज जो हमने पढ़ा, आज हमने जो पढ़ा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इसे लिख दो सभी और आंखें बंद करके बैठ जाओ, सुनो ध्यान से, आंखें बंद करो, सुनो ध्यान से। हमने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले सर हमने कोर एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन की बात की। कार्बन हमने CO2 के रूप में प्रोड्यूस किया और लाइम वाटर में टर्बिडिटी के रूप में डिटेक्ट किया। हाइड्रोजन हमने वाटर के रूप में प्रोड्यूस किया और वाटर के साथ जब हमने देखा कि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस व्हाइट होता है, कलरलेस होता है, जब वाटर उसके साथ में जुड़ जाता है तो वो बन जाता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन। याद हो जाएगा। फिर हमने बात की हेलोजन के डिटेक्शन की। हेलोजन में हमने देखा कि कुछ मत करो, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाओ। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना NaX, उसमें AgNO3 डाल दो, AgX बन जाएगा। AgX का जो तीन कलर की पीपीटी पॉसिबल है, या तो व्हाइट मतलब AgCl, पेल येलो मतलब AgBr, डार्क येलो मतलब AgI हो जाएगा। ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा तो उसका भी पीपीटी बन जाता है। उसको क्या करो, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ मिला के उबाल दो, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हो जाएगा वो भी, ठीक है। अभी आगे हम बात करते हैं। फिर हमने एक और सेकंड पढ़ा लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट में क्या देखा कि सर जो NX बना था उस NX में डाल दो Cl2। अगर रेड ब्राउन लेयर दिख गई तो ब्रोमीन प्रेजेंट है, अगर वॉयलेट कलर की लेयर दिख गई तो आयोडीन प्रेजेंट है, ये भी हो जाएगा। वो दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात की नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में हमने क्या बोला, सर नाइट्रोजन अकेला नहीं जाएगा, कार्बन को साथ में लेके जाएगा तो NaCN बनता है। सोडियम प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन जब हीट किया जाता है तो NaCN बनता है। ये हो गया सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। NaCN की रिएक्शन फेरस सल्फेट के साथ करवा दो, सोडियम फेरोसाइनाइड बनेगा। सोडियम फेरोसाइनाइड में जब कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दोगे तो कुछ आयरन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं +3 में, और वो रिएक्शन कर देते हैं फेरोफेरिसाइनाइड बना देते हैं। फेरोफेरिसाइनाइड का नाम तो लिख ही दिया। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर क्या होता है? प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन रशियन नहीं, प्रूशियन ब्लू याद होना चाहिए। हो जाएगा याद ये। फेरोफेरिसाइनाइड Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, ये भी याद हो जाना चाहिए, बन जाएगा ये। अच्छा फिर आगे बात करते हैं इनके IUPAC नाम में आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। फिर हमने बात की सल्फर की। सल्फर में हमने देखा दो तरीके से, हमने या तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड SNP सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला तो वॉयलेट कलर मिल गया, ठीक है। हमने लेड एसीटेट डाला तो ब्लैक कलर का पीपीटी मिल गया। इस तरीके से हमने सल्फर को भी डिटेक्ट कर दिया।
लास्ट में हमारे पास बचा, अच्छा हमने ये भी देखा कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, FeCl3 मिला दिया विद एसिड, तो वहां पर बन जाएगा रेड, ब्लड रेड, हमें कलर मिल जाएगा। ब्लड रेड अगर हमें कलर दिख गया तो हम बोलते हैं यहां पर जो है सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के दोनों प्रेजेंट थे, हो जाएगा ये FeSCN का होल फिर +2 बता दिया था कॉम्प्लेक्स मैंने। फिर बात की हमने फास्फोरस की, फास्फोरस में कुछ मत करो, फास्फोरस प्लस सोडियम पेरोक्साइड मिला दो, सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट को एसिड में डुबो दो, हाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोजन फास्फेट प्लस मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट प्लस HNO3 जब रिएक्शन करवाएंगे, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना थोड़ा सा, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ये पूरा का पूरा टेस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस अमोनियम मोलिब्डेट प्लस HNO3 जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बना देते हैं बड़ा सा कंपाउंड कैनरी येलो, और कैनरी येलो हमें याद रखना है 1877 की क्रांति से उसका लेना देना था, फॉस्फोरस एक ही था, हो जाएगा इस तरीके से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, इसे अच्छे से रिवाइज करके रखना। जय भारत।